नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड स्टार में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज सवेरे 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की एक सीरीज देते हैं, जो आपके आगे आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी क्रम में आज कुछ मध्यम से कठिन स्तर के सवाल आपके सामने रहेंगे। आप उसको सॉल्व कीजिए और उसका नोट्स बनाइए और कोशिश करिए कि उसको बार-बार सॉल्व किया जा सके। ठीक है? जिससे आपके करंट अफेयर्स की समस्या क्या हो, दुरुस्त हो जाए। चलिए, तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। एनसीआरबी द्वारा मई 2026 में जारी अपराध भारत में अपराध 24 रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 ऑप्शन नंबर पहला है, वर्ष 2023 की तुलना में 24 में साइबर अपराध मामलों में 17.9 की वृद्धि 17.9 की वृद्धि, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आईपीसी एवं बीएनएस के अंतर्गत दर्ज मामलों में सर्वाधिक चार्जशीट दाखिल करने वाले राज्यों में केरल की रही। तो सर्वाधिक चार्जशीट कहां दाखिल हुई? केरल में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। साइबर अपराध के कुल दर्ज मामलों में सर्वाधिक हिस्सेदारी या धोखाधड़ी फ्रॉड के मामले थे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप यहां से देखिए, इस सवाल के आधार पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है, सवाल पूछा जा सकता है एनसीआरबी किसके अंतर्गत काम करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके? गृह मंत्रालय के। और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है। कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वार्षिक, अर्थात हर साल रिपोर्ट निकालता है। और ये हर साल रिपोर्ट कुछ नए मामले लेकर के आती है, कुछ नए फैक्ट्स लेकर के आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एनसीआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के। अब देखिए सवाल नंबर 2। असम के समान नागरिक संहिता असम के समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, यहाँ पे सवाल सत्य नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछा है। कह रहा है कि विवाह और विवाह विच्छेद तलाक का पंजीकरण अनिवार्य है। देखो यार, संवैधानिक देशों में दोनों का पंजीकरण अनिवार्य होता है ना? सरकार कैसे मान लेगी तुम्हारा विवाह तो हुआ है या तुम तलाकशुदा आदमी हो? ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? यह कानून संविधान के अनुच्छेद 366 एवं 342 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए भी अनिवार्य करता है। चलिए, तीसरी बात क्या है? विवाह हेतु न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। ठीक है। लिव इन संबंधों का पंजीकरण 1 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य है। ठीक। तो आप देखोगे यदि असत्य का, तो ये वाला सत्य है, ये तीनों सत्य हैं, ये वाला असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो यूसीसी बिल आया है असम का, इसमें अनुसूचित जनजातियों को के लिए नहीं है, मतलब अनुसूचित जनजातियों को इससे क्या रखा गया है? बाहर रखा गया। अनुसूचित जनजातियों को क्या है? इससे बाहर रखा गया। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है, एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि यूसीसी बिल की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 44, उसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा क्या याद रखना है? कि भाई भारत का पहला राज्य या स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले से एक राज्य में यूसीसी चला रहा है, और वो कौन है? गोवा। तो पूछा जाएगा कि भारत का पहला राज्य जो यूसीसी, वो है गोवा। यदि पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के पश्चात, यदि स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ लागू किया गया यूसीसी सबसे पहले, तो आ जाएगा उत्तराखंड। क्या आ जाएगा आंसर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली स्वतंत्रता के बाद पहला समान नागरिक संहिता लागू की गई है, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से कहाँ थी? गुजरात, वो गोवा में। और यूसीसी बिल किस में है? अनुच्छेद 44 में। कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है। और असम को लेकर के बात क्या है? कि असम को लेकर के बाकी बातें सब सही हैं, बस ये है कि अनुसूचित जनजातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्लियर हो गई बात? अभी गुजरात और अन्य राज्यों में यह मामला क्या है? पेंडिंग में है। विधेयक लाया जा चुका है, कभी भी लागू हो सकता है। तो आप क्या करोगे? आप इस पे ध्यान दोगे।
अब तीसरा सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 2014-15 की तुलना में 2024-25 में नामांकन घटे, ठीक है, और घट करके कितने हो गए? 24.69। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर में ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़े जाने का जो परसेंटेज है 0.3 तथा माध्यमिक स्तर में कितना है? 11.5। देश में लगभग 1.04 लाख से अधिक विद्यालय सिंगल शिक्षक में चल रहे। तुम देख लो, ये है मामला देश का। 1 लाख से अधिक मतलब वही 1,05,000 के आसपास या 1,04,000 के आसपास विद्यालय किसमें चल रहे हैं? सिंगल मास्टर से पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब सारे विषय एक ही टीचर पढ़ा रहा है, विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता वहां नहीं है। मतलब ऐसा चल रहा है भारत में। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट निकाली है इसके लिए कि भारत में शिक्षा का सुधार कैसे किया जाए और जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू करने में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए ये सब बातें तैयार की जा रही हैं भारत में। देखो ये तीनों बातें सत्य हैं कि भैया नामांकन घटा है, ये बात सत्य है। 0.3 तथा 11.5 वाली भी बात सत्य है और ये वाली भी बात सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 तीनों सही है। आपको कमेंट करके एक बात बतानी है कि नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है कि या गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नीति आयोग जो सरकार को सलाह देता है वो बाध्यकारी है कि नहीं है, ये दोनों बातें बतानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है भारत सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम के तहत हाल ही में स्वीकृत परियोजनाओं और उनके स्थलों को सुमेलित करना है। कौन सी कंपनी जो है कहाँ लगी हुई है, इसकी बात आपको सुमेलित करके बतानी। तो सुमेलित करो भाई, करो सुमेलित, तो सुमेलित कर लो। क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड सीएमएल धोलेरा गुजरात सही है। सूची सेमीकान प्राइवेट लिमिटेड एसएसपीएल गुजरात में ही है, ठीक है, सूरत में। सिंसकेम प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा में और एडवांस सिस्टम इन पैकेज आंध्र प्रदेश में, एएसआईपी आंध्र प्रदेश में। तो आप देखोगे कि चारों युग्म सही, चारों युग्म सही है। इसमें कितने युग्म? चारों युग्म सही हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के ये क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखनी है, एक बात क्या याद रखनी है? सेमीकॉन इंडिया, सेमीकॉन इंडिया का अभी सम्मेलन हुआ, सेमीकॉन इंडिया 2025। ये नोट करने वाली बात है, जो मैं नोट करा रहा हूं वो नोट करने वाली ही बात है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जब पूछ लिया जाए कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यदि आपसे सवाल और पूछे, ठीक है, और ये सवाल पूछ ले कि सेमीकॉन इंडिया जो आयोजित किया गया है इसका जो है वो क्या था, इसका इसका जो थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी? यदि पूछ ले क्या है, यदि पूछ ले थीम क्या थी, तो थीम क्या बताओगे? द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ठीक है, ठीक है। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अंग्रेजी में समझ ना आ रहा हो राइटिंग तो यहां से सॉरी क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ये है बात। तो यदि पूछा जाए सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया तो क्या आंसर आ जाएगा? नई दिल्ली। पूछ लिया जाए कि भैया इसकी थीम क्या थी, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर ऑफ पावर हाउस, ठीक है। क्रिस्टल मैट्रिक्स सीएमएल कहाँ है? धोलेरा में। एसएसपीएल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। सिक्सेम कहाँ है? भुवनेश्वर में। और एएसआईपी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही करके याद कर लो, सीएमएल, एसएसपीएल, सिक्सेम और एएसआईपी, ठीक है, ऐसे ही करके ही याद कर लो। सेमीकॉन इंडिया को लेकर के मैंने बात बता दी, आपने नोट कर ली होगी, मुझे ऐसी आशा है। अगला सवाल देखिए,
देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु हाल ही में की गई पहलों पर विचार कीजिए। अब ऑप्शन ये है, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस थीम के साथ? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस विषय के साथ नई दिल्ली। अभी अभी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। पहला नैनो चिप, ठीक है, नोएडा और बंगलुरु, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर में एमपी लैट्स योजना वित्त पोषण से नमो सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना की गई। ये तीनों बातें सही हैं। देखो दोस्तों, ये तीनों बातें सही, ये तो मैंने बता ही दिया, ये आपके सामने नया है। और ये नमो सेमीकंडक्टर लैब जो है, नमो सेमीकंडक्टर लैब, कंडक्टर लैब जो है, ये कहाँ स्थापित की गई है? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? महानदी, ठीक है, भुवनेश्वर में। और किसने किसने इसका उद्घाटन किया? अश्वनी वैष्णव जी ने किया। किसने किया? अश्वनी वैष्णव जी ने। ये वाली बात आपको जानकारी रखनी है। और ये एमपी लैट्स क्या योजना है? ठीक है, ये जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। सांसद क्या है? अपनी जो उनकी सांसद निधि आती है, उसके माध्यम से जब कुछ कराने की बात है, कुछ विकसित काम, विकास विकास के काम कराने के लिए एमपी लैट्स योजना लाई गई थी। अगला, निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा घोषित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर चरण 3 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर, बीएलओ ही काम करते हैं, इसलिए ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। घर घर जाकर के ही मतदान होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की जो 2011 की, सॉरी 2021 की जनगणना है, उसके, ठीक है, उसके जो वो रखे गए हैं, है ना, किनको वो रखा गया है? शुभंकर। शुभंकर किनको रखा गया है? पहले दिन की वीडियो में बताया था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। यदि नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लो और फिर कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर उसी के साथ पैरा ओलंपिक की भी बात मैंने आपको बताई थी। तो यह प्रक्रिया निर्वाचन पंजीकरण 1960 के अधिनियम 25 और 1950 की धारा 21 के तहत संचालित होती है और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। देखो ये वाली बात तो सही, ये वाली बात याद रखना कि ये जो मतदान है ना, वो मतगणना है ना, वो निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960 और प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2050 दोनों में दी गई, दोनों में दी गई है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। और आपको पता है चुनाव आयोग के लिए अनुच्छेद कौन सा इंपॉर्टेंट है? 324। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाता है? 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाते हैं। चलिए अगला, अगला सवाल देखिए। केंद्रीय सूचना आयोग मई 2026 के निर्णय के अनुसार बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2H के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना गया। सीआईसी द्वारा इसका मुख्य आधार क्या बताया गया है? देखो लोक प्राधिकरण, अच्छा ये वाली बात याद रखनी आवश्यक है, लोक प्राधिकरण। अच्छा, लोक प्राधिकरण के बारे में आप एक बात समझो, आपने आर्टिकल 12 पढ़ा है ना, 12, राज्य की परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा, है ना। हालांकि ये पूरे संविधान के लिए राज्य की परिभाषा नहीं है, किसके लिए है? भाग 3 के लिए। भाग 3 के लिए मुख्य रूप से जो राज्य की परिभाषा है वो किस में दी है? आर्टिकल 12 में। और भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों। तो यदि सवाल पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा कहाँ है, तो कहाँ है? आर्टिकल नंबर 12 में। कहाँ है? आर्टिकल नंबर 12 में। और इसमें तमाम सारी बातें कही गई हैं। उसके साथ कहा गया है अन्य प्राधिकारी, है ना, अन्य प्राधिकारी। और ये अन्य प्राधिकारी कौन है? अन्य प्राधिकारी वही है जिसको जो है ना, ये शक्ति प्रदान कर दी गई है, या तो संसद के द्वारा, या तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, है ना, या तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, या कार्यपालिकीय अधिसूचना, या किसके द्वारा? कार्यपालिकीय अधिसूचना के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है? उसको उस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया है कि तुम्हारा ही काम है, ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं उनको अन्य प्राधिकारी कहा गया है, ठीक है। ऐसे जो संस्थाएं हैं उनको अन्य प्राधिकारी कहा गया है। अब
चूंकि बीसीसीआई बहुत पैसा कमाता है देश में, है ना, तो देश में बहुत पैसा कमाता है तो पारदर्शिता होनी चाहिए, देश का पैसा है, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता लाने के लिए हमारे पास सूचना का अधिकार है, लेकिन जब बीसीसीआई से पूछा जाता है तो बीसीसीआई सूचना के अधिकार के तहत आपको जवाब देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है कि ये तीनों, ना ये संसद है, ना ये राज्य विधानमंडल है, ना ये स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत, स्थानीय प्रशासन में नगर निगम या ग्राम पंचायतों में आता है, ना ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है, ना संसद के द्वारा स्थापित किया गया है, न विधानमंडल के द्वारा स्थापित किया, न कार्यपालिकी अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। यदि नहीं स्थापित किया गया है तो फिर भैया मामला क्या है? तो मामला यह है कि फिर ये आरटीआई नहीं बता सकता, ये आरटीआई के बारे में नहीं बता सकता। आए, अब यदि लोक प्राधिकरण होता या तो उन सब में होता, संसद, विधानमंडल या स्थानीय प्रशासन या ऐसे में होता तब भी ठीक था, या उनके द्वारा अधिनियमित किया गया होता तब भी ठीक था। ना वो स्वयं है और ना उनके द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो लोक प्राधिकरण हो ही नहीं सकता। यदि लोक प्राधिकरण नहीं हो सकता तो वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए। सातवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ए, कि बीसीसीआई की स्थापना संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून या सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो उसको लोक प्राधिकरण नहीं माना जाएगा। यदि नहीं माना जाएगा तो वो आरटीआई अधिनियम के बाहर आएगा। आपको ये वाली बात याद रखनी है जो मैंने आपको लिख करके बताई। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, और वो करंट अफेयर्स है ना, वो बेसिक है और वो करंट अफेयर्स, ठीक है। और बेसिक और करंट अफेयर्स को ही मिलाकर के आजकल सवाल पूछे जाते हैं। लोअर का पेपर देखे हो ना, लोअर का पेपर अभी परसों हुआ 23 को, कल, ठीक है। हम लोगों ने भी उसकी आंसर की दी हुई है, आप लोग उससे जाकर मिला सकते हो, उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने सही है कितने गलत है। उसके आधार से फिर कोशिश की जाएगी कि मेरिट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी इसका अंदाजा लगाया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है? कपास उत्पादन से, कपास उत्पादकता मिशन से है, ठीक है। कपास उत्पादकता मिशन में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई 2026 में स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। इस मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय 5659.22 है। देखो इस समय ना यूपी ट्रिपल एससी और अन्य आयोगों का सबसे एकदम फैक्ट पूछ लेते हैं, एकदम रुपया पूछ लेते हैं, पैसा तक पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। पैसा तक पूछ लेते तो आपको याद रखना आवश्यक है ये बात, ठीक है। तो याद रखना ये बात। इस मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय 5000 मतलब 5659.22 करोड़ है। ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं। अरे ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? इसका लक्ष्य कपास उत्पादकता को बढ़ाकर 755 किलोग्राम, अभी 296 किलोग्राम के आसपास है और प्रति हेक्टेयर है, लेकिन ये मिशन चालू किया गया है कि हम कहां तक पहुंचा देंगे, 755 किलोग्राम तक पहुंचाएंगे। यह मिशन भारत सरकार के 5F, ये याद रखना है कि 5F विजन का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से। ये याद रखना है कि 5F विजन का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन में वृद्धि से, कपास उत्पादन में वृद्धि से। और 5F का मतलब क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। कृषि करना है, फार्म के लिए भी, फाइबर के लिए भी, फैक्ट्री के लिए भी, फैशन के लिए भी और फॉरेन निर्यात करने के लिए भी। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 21% से अधिक है, ये बात सत्य है, ये बिल्कुल बात सत्य है, 21% से अधिक है। लेकिन इसको और भी अधिक बनाने के लिए हम क्या लाए हैं? कपास मिशन लाए हैं। और ये चारों बातें सत्य हैं इसमें, ये क्या है? चारों बातें सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी चारों। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी डी चारों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि कपास उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी? कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, है ना। और कपास उत्पादन महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्रियां गुजरात के आसपास, ठीक है, गुजरात। यही होता है, भारत का मैनचेस्टर गुजरात को कहा जाता है, ठीक है। कपड़े की खूब फैक्ट्रीज है कहाँ पे? गुजरात में, ठीक। तो ये वाला ही बात याद रखना। अच्छा, एक बात और याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए
कि कपास उत्पादकता जो मिशन है वो कब तक के लिए है, तो 2026 में चालू किया गया है। कब चालू किया गया है? 2026 में चालू किया गया। अब कब तक के लिए? 2030-31, 2031 तक। कहाँ 2031 तक चलेगा भारत में कपास मिशन, और कहां तक? 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने की संभावना व्यक्त की गई। अब देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? डिजिटल न्यायपालिका एवं न्याय व्यवस्था से सवाल है और पूछ रहा है कि भैया कागज रहित न्यायपालिका, पहले दिन भी मैंने आपको बताया था, पहले दिन वाले में भी आंसर क्या है? सिक्किम। कागज रहित न्यायपालिका कहाँ चालू की गई है? सिक्किम में। कहाँ चालू की गई है दोस्तों? सिक्किम में। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलिए, यह सवाल एक बार हो चुका था इसलिए इसको आसानी से जाने दिए। अब अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई वन केस वन डेटा एवं सुसहायक, देखो ये योजना है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चालू की है, वन केस वन डेटा एवं सुसहायक। सुसहायक क्या है? एआई चैट बॉक्स है ना, एआई चैट बॉट है। चैट बॉट का मतलब क्या है? आप उससे जो है ना बात कर सकते हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे आजकल क्या करते हो आप लोग, अमेजन यूज करते हो, उनको बोल दो तो वो प्रोडक्ट दे देते हैं ना, वो आपसे बात करते हैं, वही चीज। कभी कभी आप देखो कि सामने सामने कोई आदमी नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप कर देते हो तो उधर से जवाब आने लगता है। कंप्यूटर चैट बॉक्स है वही, इसी को एआई चैट बॉट कहते हैं ना। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की वन केस वन डेटा, वन केस वन डेटा का उद्देश्य तालुका अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। हाँ, देखो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक केस है जिसका नंबर है 12349, है ना, ये सबसे निचली अदालतों में क्या हुआ था? सबसे निचली अदालत में दायर किया गया था, और वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है? सुप्रीम कोर्ट। तो कोशिश की जाएगी कि इस केस नंबर पे ही कंप्यूटर में ये केस नंबर चढ़ा दिया जाएगा, और आगे जो भी कार्यवाही होगी उस केस नंबर की, उसी में आगे उसको विस्तारित किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि एक केस के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक की सारी न्यूज़ेस हमको एक एक पास एक जगह ही मिल जाएगी। सरकार मतलब निचली अदालतों ने क्या आदेश दिए हैं, उसमें कैसे कैसे काम हुआ था, सही से काम हुआ था कि नहीं हुआ था, उस प्रक्रिया से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी केस होता है उसकी प्रक्रिया नोट की जाती है। ठीक, तो ये बात सत्य है। दूसरा है सुसहायक, सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक कृत्रिम एआई चैटबॉट है। मैंने आपको बताया कि एआई चैटबॉट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तीसरी बात क्या, यह पहल ई कोर्ट्स परियोजना के चरण, ठीक है, ये बात ठीक है, ई कोर्ट परियोजना, ये वाली कथन इस सवाल में है, आप याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते हो, लेकिन ये दो कथन जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। और ये सेकंड वाला तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। क्लियर है दोस्तों? 1 2 और 3, बिल्कुल एकदम सरल कौन तरीके से बैठो, नोट करते जाओ, बस इंपॉर्टेंट यही है, नोट करना बहुत आवश्यक है, नोट्स बनाते जाओ। सवाल नंबर 11 आपके सामने, राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन अधिनियम से है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में मई 2026 में प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में क्या प्रावधान है? अधिनियम लाया जा रहा है सम्मान का, राष्ट्रीय सम्मान की चीजों को बदलने का थोड़ा सा प्रयास है, या उनका विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आप लोग राष्ट्रगान का सम्मान सम्मान करते हो ना, बस वही वाला। तो अब यहाँ पे कुछ और चीजें बढ़ाई जा रही हैं। क्या है? यहाँ पर कुछ और चीजें बढ़ाई जा रही हैं, उनके बारे में आप लोग देख लो। ठीक है, क्या कर लो? देख लो। सवाल है, ऑप्शन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या अपमान करना अब एक दंडनीय अपराध है। अभी तक राष्ट्रगान के बारे में ये मामला था, अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में भी हो गया। अभी ये प्रस्ताव है ना, विधेयक लाया गया है, अब देखो क्या होता है। उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है, ये भी ठीक बात है। जब राष्ट्रीय गीत गाया जाए या बजाया जाए तो सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। ये तीनों बातें अभी तक राष्ट्रगान के लिए थी, अब यही तीनों बातें किसके लिए संशोधित करके करने की घोषणा है या प्रस्ताव रखा गया है? वंदे मातरम के लिए। ये तीनों बातें सही हैं दोस्तों। अब आप यदि अपमान वंदे मातरम का करते हैं तब भी डिस्टर्ब है,
ठीक है। 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है और सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3। आगे चलें। चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? सवाल नंबर 12 वंदे मातरम के ही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, वंदे मातरम के ही क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से है। और सवाल नंबर 12 कह क्या रहा है? कह रहा है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में मूल रूप से संस्कृत में की थी। ये बात सत्य है। मूल रूप से वंदे मातरम का मूल क्या है? संस्कृत है। इसे प्रथम बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र कलकत्ता में गाया गया था। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। वंदे मातरम का प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। बिल्कुल, अरविंद घोष ने किया था। अरविंद, जब राष्ट्र वो भारत का पुनर्जागरण पढ़ते हो तो अरविंद घोष के बारे में खूब पढ़ते हो, वहां पे पढ़ते हो ना। हाँ, राजा राम मोहन राय के आगे। ठीक। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसे जनगण मन के समान आदर देने का दर्जा किया गया था। ठीक है, समान आदर देने का दर्जा किया गया था। और ये किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा। पहले राष्ट्रपति ना राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि समान दर्जा दिया जाए। ये चारों बातें सही, ये चारों फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि यदि यदि कह दिया जाए कि 12वें सत्र के कांग्रेस का जो ये 12वां सत्र कलकत्ता में हो रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? तो रहीमतुल्ला ए सयानी। ठीक है, रहीमतुल्ला एम सायनी, दिख रहा है? चलो, रहीमतुल्ला ए सायनी, एम सॉरी रहीमतुल्ला एम सायनी। भाई साहब भूल जाते हैं, एम सायनी, रहीमतुल्ला एम सायनी, लिख लेना। ठीक, मैं बोल भी रहा हूं तो लिख लेना। तो यदि पूछा जाए 12वें वार्षिक सत्र जो कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सायनी। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है ना कि कांग्रेस की जिस सभा में पहली बार वंदे मातरम या राष्ट्रगीत गाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? ये भी पूछ सकता है, रहीमतुल्ला ए सयानी। अच्छा, ये भी पूछ सकता है राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन यदि वंदे मातरम पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगीत गाने के लिए जो मानक समय है, नॉर्म्स है, वो क्या है, तब क्या बताओगे? 1 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 9 सेकंड, 1 मिनट 9 सेकंड में गाना है आपको। ठीक है, 1 मिनट 9 सेकंड में गाया जाता है वंदे मातरम। और पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। कहा? इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। कहा? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सायनी। और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। मूल रूप में क्या था? संस्कृत। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंदो जी ने। और समान आदर की बात तो ये ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इस सवाल में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? चौथा। ऑप्शन कौन सा? चौथा। 1, 2, 3 और 4 चारों सही। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है। आगे जो भी बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें तो छप ही सकता है, छोटी परीक्षाओं के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, यूपी ट्रिपल एससी पे बहुत ज्यादा फोकस है क्योंकि अलग से ही उसमें सिलेबस में लिखा रहता है पंचायती राज। ठीक, तो देखो, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PAI 2.0 के तहत पंचायतों के मूल्यांकन कुल 150 सत्यापन योग। हाँ, सवाल पूछ सकता है आपको कि पंचायत विकास सूचकांक में कितने संकेतक का प्रयोग किया जाता है, तो कुल कितने संकेतक का प्रयोग किया जाता है? 150। ये बात सत्य है। फ्रंट रनर श्रेणी में आने हेतु देखो, अलग अलग श्रेणियां हैं, फ्रंट रनर है, अचीवर्स है, इस तरीके से 4-5 श्रेणियां बनाई गई हैं। तो सवाल यहाँ पे है फ्रंट रनर श्रेणी में आने हेतु पंचायतों को कितने, हाँ, 75 से 90 के मध्य अंक प्राप्त होने। फ्रंट रनर के बाद जो सबसे ऊपर है उसको 90 प्लस, ठीक है,
90 प्लस अंक प्राप्त होने हैं तो वो हो जाता है। ठीक, फ्रंट रनर के लिए 75 से 90 अंक के बीच में यदि आप नंबर पाए हैं उन संकेतकों के आधार पे तो आप फ्रंट रनर। ये वाला तीसरा वाला फैक्ट याद रखिएगा, ये दोनों बातें सही हैं। तीसरा जो कथन है वो फैक्ट बहुत आवश्यक है। फ्रंट रनर पंचायतों में सर्वाधिक पंचायतें किस राज्य की हैं? त्रिपुरा की। ये बात सत्य है कि फ्रंट रनर में सर्वाधिक कितनी है? त्रिपुरा की। कितनी है? त्रिपुरा की। ये बात याद रखना कि जो पंचायत विकास सूचकांक है उसमें जो फ्रंट रनर अप है उसमें सबसे ज्यादा पंचायतें किस राज्य की हैं? त्रिपुरा की है। और वही क्या है? वही क्या है? वही प्रथम स्थान है। त्रिपुरा का ही प्रथम स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? 1, 2 और 3। देखो दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आंसर करो, बिल्कुल सही सवाल होता है। एकदम शांति पूर्वक देखो और उसका नोट्स बनाओ। ज्यादा इधर उधर हाई फाई वाई फाई लाई फाई में ना पढ़ो, ठीक है? ज्यादा पढ़ना है तो फिर पढ़े रहो, ठीक है? रोज। क्लियर है? चलो, अब ये वार्षिकांक है तो वार्षिकांक में आप देखोगे कि आपको जितने भी सवाल मिल रहे हैं ना, सब परीक्षा में छपने लायक सवाल मिल रहे हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? तो आपको इसका नोट्स बनाना बहुत आवश्यक। पंचायत विकास सूचकांक के अनुसार किस राज्य में मूल्यांकन योग्य ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक प्रतिशत? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। वही सवाल पलट के भाषा दूसरी हो गई, आंसर क्या हो गया? त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? एनसीआरबी, सबसे पहला सवाल एनसीआरबी से आया था। एनसीआरबी रिपोर्ट कौन निकालता है? गृह मंत्रालय निकालता है। ये वाली बात मैंने बताई थी और हर साल निकालता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार मानव शरीर को प्रभावित कौन सा अपराध सबसे ज्यादा हुआ? तो कौन सा अपराध सबसे ज्यादा हुआ? हर्ट, चोट पहुंचाना। इसके मामले बहुत ज्यादा नोट किए गए। सबसे ज्यादा एफआईआर किसकी हुई है? चोट पहुंचाने की हुई है, ठीक है? ये याद रखना, ये, ये वाले पॉइंट याद रखना कि भैया सबसे ज्यादा मामला किसके पंजीकृत किए गए हैं? तो चोट पहुंचाने के, ठीक है? तुम लोग चोट बहुत पहुंचाते हैं एक दूसरे को, कभी मानसिक कभी शारीरिक, ठीक है? हाँ, चोट वोट ना पहुंचाया करो यार दोस्तों, दिक्कत हो जाती है चोट पहुंचाने में, है ना? हम लोग तो लगता है कि बहुत आसान है जीना, लेकिन जो घायल होता है उसको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? फिर वो शेर बन जाता है, जान लो। तो चोट ना पहुंचाया करो किसी को। ठीक, आगे चलो। असम समान नागरिक संहिता, वही पुराना सवाल, के अंतर्गत लिव इन संबंधों में जन्मे बच्चों के विषय में क्या है? भाई कुछ भी हो, बच्चा जन्मेगा वो कानूनी रूप से वैध ही होगा। ये सब गड़बड़ है, सब चीजें गड़बड़ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कानूनी रूप से वैध ही होगा। वैध होना तय है। अवैध होने का मतलब है वो सारे अधिकार जो सामान्य सामान्य शादीशुदा जीवन के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनका और इनका, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि वो लिव इन में है और वो शादीशुदा। ठीक, भारत के समाज में लिव इन को बहुत उचित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने तो कह दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 17 देखो। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड TSMPL, 4 उधर थे, एक यहाँ पे मिल गया, द्वारा स्थापित किया जा रहे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब प्लांट, जिसको फैब भी कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा बात सही है? यह वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गुजरात के धोलेरा में अधिसूचित किया गया है। देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड TSMPL कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के धोलेरा में। और किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ऐसी बात कही गई। फैब एवं एक अत्यंत पूंजी गहन इकाई है जहां सिलिकॉन वेफर पर वास्तविक चिप का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है? फैब निर्माण प्रक्रिया असेंबली और पैकेजिंग से तकनीक, बिल्कुल। ये थोड़ा सा उसकी तरफ साइंस एंड टेक की बात है, थोड़ा समझाने में समय लगेगा। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे वहां पर साइंस वाले सर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे, नहीं तो मैं ही समझा दूंगा जब कभी मेन बातें पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप केवल ये देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने से ना वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है? हमको तो यही दिक्कत खाई जा रही है। तो कम से कम देखा करो, शेयर किया करो, तो हमारी ये दिक्कत समाप्त हो, थोड़ा सपोर्ट मिले तो आगे काम करने का मोटिवेशन मिले, ठीक है? हाँ,
तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये वाला फैक्ट्स याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है, और कहाँ कहाँ, गुजरात के धोलेरा में, गुजरात के धोलेरा में। और ये तीनों बातें सही, तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 3। चलिए 18वें नंबर का सवाल देखिए, कहता है सूचना अधिकार, वही पुराना सवाल जो अभी बीसीसीआई के लिए पढ़ के आए थे, उसी से दूसरा सवाल, उसी न्यूज का दूसरा सवाल। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के अनुसार लोक प्राधिकरण की परिभाषा में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? सवाल नंबर 18 है, किसे शामिल किया जाता है? अब भाई मैंने आपको बताया कि संविधान द्वारा, मैंने बताई थी संसद द्वारा, संविधान द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित है, वेरी गुड। उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अनुसूचित, उपयुक्त सरकार का मतलब क्या है? कार्यपालिका। उपयुक्त सरकार का मतलब क्या हुआ? कार्यपालिकीय अधिनियम से। उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण, अरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण होगा तो अधिनियमित होगा ही, है ना। या तो विधायी आदेशों द्वारा या कार्यपालिकी आदेशों द्वारा उसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ठीक। या तो कार्यपालिकी आदेश से या तो विधायी आदेश से, यदि उसको वित्त पोषित किया जा रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष, तो भैया उसकी जिम्मेदारी बनेगी। सरकार यदि वित्त पोषण दे रही है तो वो वित्त का सही समय में सही जगह में उपयोग हो रहा है, ये जिम्मेदारी बनती है हम नागरिकों की जानना, क्योंकि सरकार के पास अपना कोनो रुपया है क्या? सब हमारे टैक्स से तो काम चल रहा है, और जब हमारा पैसा है तो हमको जानना चाहिए, और जानना चाहिए तो भाई सिंपल सी चीज है कि ये तीनों बातें बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 2 3 4 सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो 19वां सवाल देखो। उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त सुपेश ऑन सुवास, आहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दो दो अलग अलग एआई उपकरणों को मिलाकर के एक सवाल पूछ लिया मेरे भाई, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेना चाहिए, आपको नोट्स बना ले लीजिए। उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त सुपेश और सुभाष नामक जो एआई उपकरण हैं वो क्या करते हैं? न्यायाधीशों की संपत्ति एवं स्थानांतरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड, ये सब न्यायिक अनुसंधान वाद सहायता। हाँ ये देखो, ये जो न्यायिक अनुसंधान और वाद सहायता ये कौन करता है? ये करता है सुपेश। सुपेश क्या करता है? मैनेजमेंट करता है न्यायिक अनुसंधान में और वाद सहायता, मतलब मुकदमे लड़ने के लिए जो बहुत सारी जिरह जब होती है ना, तो बहुत सारे उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है, उस उदाहरणों को हम क्या है, उस उदाहरणों को वकील के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो किसको बता सके, जज के सामने रख सके, साक्ष्य जिनको कहते हैं। तो वो कहाँ से मिल सकते हैं? न्यायिक, यहाँ से सुपेश से। और अदालती दस्तावेजों को क्या करना? क्षेत्रीय भाषाओं में बदल के बताना। अब जैसे तमिलनाडु का आदमी है, वो अंग्रेजी नहीं जानता है लेकिन तमिलियन जानता है ना, ठीक। तो अब वो अंग्रेजी में कैसे पूछेगा कि मेरा मुकदमा कैसा चल रहा है, या मुझे कब डेट लगी हुई है, कैसे है, क्या नहीं है, तो अपने रीजनल लैंग्वेज में पूछ लेगा, वो उसको डिकोड करके उसके रीजनल लैंग्वेज में बता देगा। तो ये क्या है? ये भाषा का है, ये लैंग्वेज से संबंधित है, और ये मैनेजमेंट ऑफ केसेस से संबंधित है। तो सुपेश क्या है? रिसर्च है और मैनेजमेंट ऑफ केसेस है। और सुवास क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादक है। बाकी जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की जमानत प्रक्रिया, इससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट फी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपेश और सुवास, ये दोनों शब्द याद रखना। ये न्यायिक अनुसंधान एवं वाद सहायता के सामने लिख लो सुपेश, और अदालती दस्तावेजों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना, इसके सामने लिख लो सुवास। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल, आज की सीरीज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20 सामने है आपके। कपास उत्पादकता एवं मापक मानक, अरे वही कपास मिशन को लेकर के एक और सवाल आपके सामने। यदि दो सवाल आपके सामने हैं, इसका मतलब क्या है कि कपास
कपास मिशन जो है इम्पोर्टेंट है और आपको उसके बारे में सवाल बनने की संभावना है। इस मिशन के अंतर्गत कपास उत्पादन बढ़ा करके 498 लाख गांठ, ये जो गांठा लिखा हुआ है ये गांठा मापक की इकाई है, ठीक है, मापने की इकाई है। तो इस मिशन के तहत भारत में कपास उत्पादन इतनी लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है। 498 लाख याद रखना कि कितना उत्पादन पहुंचाना है, 498 लाख है ना उत्पादन। और अभी उत्पादन कितना हो रहा है, 170 किलो, मतलब एक गांठा बराबर कितना होता है, लेखपाल बनना है ना, हाँ, तो एक गांठा बराबर कितना होता है, 170 किलोग्राम। क्या होता है, 170 किलोग्राम, ठीक है। यह मिशन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, मतलब यह मिशन का मतलब क्या है, कपास मिशन। कपास मिशन जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन चालू किया गया है, उसमें दो मंत्रालय हैं। पहला क्या है, किसान कल्याण मंत्रालय, और दूसरा क्या है, वस्त्र मंत्रालय। दोनों मंत्रालय मिल करके क्या है, कपास मिशन चालू कर रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि कौन सी बात सत्य है, तो तीनों बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ये थे आपके 20 सवाल, ये थे आपके 20 सवाल। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो नोट्स बनाते जाओ, इंपॉर्टेंट है। अपने साथियों को शेयर करते जाओ, कमेंट जरूर किया करो, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके बारे में तो बिल्कुल कमेंट करना चाहिए आपको। थैंक यू।